केदारनाथ धाम पहुंची दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। बाबा केदार के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। 100 दिन की कार केदारनाथ धाम में 1 महीने में करोड़ का कारोबार। सौर ऊर्जा से रोशन होगी देहरादून की गलियां। नगर निगम कर रहा योजना पर काम। प्लांट लगाने के लिए तलाश में होंगे 70 स्थान। और प्रदेश के सभी जिलों में रहेंगी ऑनलाइन नजर। आईटीडीए के सहयोग से व्यवस्था करेगा गृह विभाग। और जून के पहले सप्ताह में प्री मानसून की दस्तक। राज्य के पहाड़ी जिलों में होगी तेज बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। और अब खबरें विस्तार से। केदारनाथ धाम में करीब 200 करोड़ का कारोबार। एक महीने में तकरीबन 200 करोड़ का कारोबार हुआ है। घोड़ा खच्चर संचालन से 40 करोड़ का कारोबार। पहली सेवाओं ने किया 35 करोड़ का व्यापार। टैक्सी संचालन से करीब 7 करोड़ रुपए अर्जित किए गए। होटल प्रतिष्ठानों का करीब 100 करोड़ का कारोबार हुआ है। कुल मिलाकर 200 करोड़ के कारोबार की बात कही जा रही है। स्थानीय व्यापारियों को भी मिल रहा यात्रा का लाभ। यात्रा के चलते 100 करोड़ से अधिक का व्यापार होटल मालिकों को हुआ है। स्थानीय व्यापारियों को भी मिल रहा यात्रा का लाभ। यात्रा के चलते 100 करोड़ से अधिक का व्यापार। 1 जून को भक्तों की संख्या 7 लाख के पार पहुंची। प्रतिदिन 24,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में करीब 200 करोड़ का कारोबार हुआ है। और अगली अहम खबर लक्सर जहां रायसी में हुआ बड़ा हादसा। आपको बता दें, हाई पावर लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। मृतक की पहचान असद नाम से बताई जा रही है। भवन निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहा था मृतक। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं लक्सर से। आपको बता दें, पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो रायसी में यह बड़ा हादसा हुआ। लक्सर के रायसी में यह हादसा हुआ। हाई पावर लाइन की चपेट में आकर युवक की मौत हुई है। मृतक की पहचान असद के रूप में हुई है। आपको बता दें, भवन निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहा था यह मृतक। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की पहचान असद के रूप में हुई है। भवन निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहा था मृतक। लक्सर से खबर रायसी में हुआ बड़ा हादसा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के हल्द्वानी रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी द्वारा जय हिंद रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में दिखाए गए अदम्य साहस शौर्य को नमन किया गया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर को हाथों में लेकर विरोध भी जताया गया है। रैली में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रीय महासचिव रिटायर्ड सैन्य अधिकारी व कांग्रेस नेता हल्द्वानी विधायक समेत कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों की उपस्थिति रही। आपको बता दें, हरीश रावत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना के जवानों और अधिकारियों ने जो वीरता दिखाई है वह गौरव का विषय है और इसी सम्मान में यह रैली आयोजित की गई है। उन्होंने भाजपा पर सेना के नाम पर राजनीति करने और चुनावी लाभ लेने का आरोप भी लगाया है।
ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना द्वारा दिखाए गए अदम्य साहस को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा हल्द्वानी में जय हिंद रैली आयोजित की गई। रैली में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कांग्रेस ने इस रैली के माध्यम से सेना के प्रति देश की जनता की ओर से आभार प्रकट किया और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ अहम सवाल भी प्रधानमंत्री से पूछे। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सैन्य अभियान का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पर सीज फायर कर भारत की जनता के साथ धोखा किया है, केंद्र सरकार द्वारा अचानक से सीज फायर करके भारतीय सेना को खतरे में डालने का काम किया, उनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सत्ताधारी भाजपा अपनी पार्टी की जीत के रूप में प्रचारित कर रही है। पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया, उससे भाजपा की सारी पोल पट्टी खुल गई है। फिर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा, हल्द्वानी में जय हिंद रैली ऐतिहासिक रही है। सेना देश के गौरवशाली जनता और भारत माता को समर्पित है ये जय हिंद सभा, और देश के सभी कोनों कांग्रेस इस तरीके की सभाएं कर रही है। और हमने जब भी देश का प्रश्न आया हमेशा जय हिंद कहा, और आज भी हम देश के साथ मिल करके जय हिंद का उद्घोष कर रहे हैं, और पूरा राष्ट्र, पूरा देश हमारे साथ जय हिंद का उद्घोष कर रहा है। आज हल्द्वानी में भी सारी हल्द्वानी, इसके अगल बगल के सारे इलाके के लोग आकर बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण में जय हिंद कहने के लिए आए। और ये जय हिंद हमने कभी सेना के नाम पर, देश के नाम पर राजनीति नहीं की है, लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सेना का राजनीतिकरण किया है। आपदा में भी इन्होंने अवसर ढूंढे हैं, और निश्चित रूप से आज जो आतंकवाद के खिलाफ हमारी सेना ने पाकिस्तान पर घुसकर आतंकवादी ठिकानों को नेस्तानाबूद किया है, और फिर साबित किया है अपने पराक्रम को, अपने वीरता को, अपने सैन्य पराक्रम को प्रूव किया है हमारी सेना ने। इसलिए आज हम लोगों में दोनों चीज़ें, एक तो सेना के प्रति सम्मान है, उनके त्याग, बलिदान और शौर्य को लेकर लोग ये चाहते हैं कि उनका सम्मान करें। दूसरा, जिस तरीके से भारत की सरकार ने ट्रंप के कहने में सीज फायर किया, जिस तरीके से हमारे विदेश मंत्री ने सेना को खतरे में डाला पाकिस्तान को पहला सूचना देके, जिस तरीके से राफेल जैसे विमान को हम इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि कोर्ट नहीं थे, वेपन्स लोड नहीं हो सकते थे, और जिस तरीके से कर्नल सोफिया का जो अपमान किया गया, ये सारे ऐसे विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। और आज की रैली सैनिकों के सम्मान, देश के सम्मान, सैनिकों के साहस, बलिदान और शौर्य को समर्पित है। वहीं सेना के द्वारा पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को जिस तरह नेस्तनाबूद किया गया, उसके बाद से ही सेना के शौर्य को लेकर पूरे देश में तिरंगा और यात्रा निकाली गई। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इस प्रकार की यात्राएं निकाल रहे हैं। जहां शुरू में कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली, वहीं भाजपा की तरफ से पूरे देश में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। अब कांग्रेस द्वारा हल्द्वानी में जय हिंद यात्रा निकाली गई। इसको लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जिस प्रकार से सेना ने अपना शौर्य दिखाया, उसे लेकर सेना के सम्मान में यात्राएं निकाली गई। लेकिन कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र है, एक तरफ तो वो सेना से कार्रवाई के सबूत मांगती है, तो वहीं दूसरी तरफ यात्राएं निकालकर नाटक करती है। जो सवाल पाकिस्तान को करना चाहिए, सवाल कांग्रेस करती है। इसलिए कांग्रेस को इस तरह की यात्राएं निकालने का कोई अधिकार नहीं है। होड़ की बात मैं नहीं करता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं या सेना का मनोबल गिरा रहे हैं? सेना को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा करके कांग्रेस पार्टी क्या मनोबल बढ़ाना चाहती है? जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, भारतीय सेना के द्वारा जो सफलतापूर्वक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी भी गतिमान है, उसमें हमारी सेना के द्वारा जो अदम्य साहस का परिचय दिया गया, जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया, आज पूरे विश्व भर में चर्चा है कि भारत ने जो एयर डिफेंस को
100% सफलता के तौर पर जो है हासिल किया है। और आज कांग्रेस पार्टी उसी सेना से प्रश्न कर रही है कि हमारे कितने राफेल पाकिस्तान ने मार गिराए हैं, इसका स्पष्टीकरण किया जाए। कई तरह के सवाल पाकिस्तान में जो टीवी है, पाकिस्तान का जो मीडिया है, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर चर्चा कर रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल एक आडंबरों में विश्वास नहीं करता, जो खाली आडंबर निकालते हैं उन पर विश्वास नहीं करता। उत्तराखंड क्रांति दल धरातल पर काम करता है। ये जय हिंद रैली या बिल्कुल उसके बाद सिंदूर रैली, इस प्रकार के जो ये राष्ट्रीय दल हैं, ये जो निकालते हैं, ये जनता को भड़काने का, जनता को धोखा देने का इसमें काम करते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड में, पूरे देश में सैनिकों का सम्मान करता है और देश का सम्मान करता है, झंडे का सम्मान करता है। इसलिए उनको ये दिखाकर रैली निकालने की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड में आपको बता दें, ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां पर जो ये देश के रक्षक या झंडे का सम्मान करने वालों का अपमान किया जाता है। ऐसे लोगों को रैली निकालने से कोई फायदा नहीं है और ये एक ढकोसला है। अब कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रदेश भर में जनसभाओं के साथ शक्ति प्रदेश सबूत सरकार से मांग रही है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा युद्ध विराम की घोषणा की गई और विदेश मंत्री द्वारा की कार्रवाई की पहले से जानकारी होने की बात चिंता का विषय है, जिसका जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए। सभा में कुमाऊं मंडल के साथ साथ गढ़वाल मंडल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा देखने को मिला, जिससे ये साफ हो गया कि पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह सरकारों को घेरने में बना हुआ है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में बाहरी व्यक्तियों को लेकर पुलिस का सत्यापन अभियान लगातार जारी है। इस दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। आपको बता दें, पिछले 15 दिनों के भीतर कुछ लोग शहर छोड़कर अचानक गायब हो गए हैं। इन लोगों के हल्द्वानी में रहने के उद्देश्य, उनके संपर्क और फंडिंग स्रोतों की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पिछले एक महीने में नैनीताल जिले में करीब 20 से 25 हजार बाहरी लोगों का सत्यापन किया गया है। इस दौरान कुछ लोगों के पास फर्जी दस्तावेज मिले हैं, जिनके खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। शहर छोड़कर गायब हुए लोगों के मकान मालिकों से पूछताछ की जा रही ताकि उनकी पहचान, मकसद का खुलासा किया जा सके। सुरक्षा एजेंसियां इन मामलों को गंभीरता से जांच कर रही हैं और संदेहास्पद गतिविधियों पर पैनी नजर भी रख रहे हैं। देखिए, बहुत बार जनता के लेवल पर ऐसा हो रहा है कि वो लोग जागरूक नहीं है और अपने छोटे मोटे लालच की वजह से वो लोग ऐसे लोगों को अपने घर में रख रहे हैं जो या तो सत्यापित नहीं है या उनके बारे में उनको ठीक से जानकारी नहीं है। पिछले दिनों हल्द्वानी में एक घटना हुई जिसमें कि किसी के घर में बहुत बड़ी चोरी हुई और जो बाद में पता लगा कि जो नौकरानी उन्होंने ऑनलाइन सर्विसेज से रखी थी वो बिना वेरिफिकेशन के यहाँ रह रही थी। ऐसे लोग जो हैं बहुत बार अपराध में भी संलिप्त हो रहे हैं। इसके अलावा कभी कभी इनका डर ये होता है कि ये किसी ऐसे ग्रुप से जुड़े होते हैं जो सोशल हार्मोनी और इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश के क्रम में पूरे प्रदेश में एक वृहत जो है सत्यापन अभियान चल रहा है। नैनीताल ज़िले में भी लगभग पिछले एक महीने से हम बहुत डिटेल में वेरिफिकेशन कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को हमने वेरीफाई किया। लगभग 30,000 लोग अब तक हमने इस वेरिफिकेशन में वेरीफाई किए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी बागेश्वर को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि राजस्व लोक निर्माण विभाग समेत सभी संबंधित विभागों की एक समिति गठित कर 9 माह के भीतर अतिक्रमण की सुनवाई कर कार्रवाई की जाए और प्रगति रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। ये याचिका बागेश्वर निवासी गोपाल बनवासी द्वारा की गई थी, जिसमें कहा गया कि गरुड़, बागेश्वर, कौसानी और चौकोड़ी जैसे पर्यटन स्थलों पर 20 से अधिक रिसोर्ट मालिकों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है और अपने रिसोर्ट तक जाने के लिए सरकारी जमीन पर निजी सड़कें बना दी हैं। बनवासी का कहना है कि उन्होंने अगस्त 2020 में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन प्रभावशाली लोगों के दबाव के चलते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। अब हाईकोर्ट के आदेश से प्रशासन पर दबाव बढ़ा है और आने वाले दिनों में सख्त कार्रवाई की जताई जा रही है। इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया था एडमिनिस्ट्रेशन को। उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी उससे स्पष्ट हुआ कि अतिक्रमणकारियों को नोटिस जरूर दिए गए इन रिजॉर्ट्स ने जिन्होंने वहाँ पे कब्जा कर रखा है, लेकिन सार्वजनिक संपत्तियों पे अभी भी वो अतिक्रमण बरकरार है। जिसके बाद कोर्ट ने आज जिलाधिकारी बागेश्वर को आदेशित किया है कि वो एक कमेटी बनाए और वहाँ के अंदर इस अतिक्रमण को हटा के और जो पब्लिक लैंड है, रोड्स हैं, उनको अतिक्रमण से मुक्त करके हाईकोर्ट में रिपोर्ट फाइल करें।
तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज राज्य के लोक कलाकारों ने संस्कृति विभाग की नई नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया। संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज, विभाग के सचिव और महानिदेशक के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कलाकारों ने आरोप लगाया है कि नई नीतियां भेदभावपूर्ण और सांस्कृतिक विविधता को सीमित करने वाली हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भैरव दत्त रैणा ने बताया कि कलाकारों को जिलेवार सीमित कर देना, पंजीकृत कलाकारों को कम पारिश्रमिक देना और सरकारी संगठन से जुड़े कलाकारों को प्राथमिकता देना यह न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि लोक संस्कृति की आत्मा को खत्म करने जैसा है। लोक कलाकार अर्चना से ने कहा कि नई नीति से सांस्कृतिक आदान प्रदान पूरी तरह से ठप हो गया है, क्योंकि कलाकारों को अपने जिले के बाहर प्रस्तुति की अनुमति नहीं मिल रही है। कलाकारों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी ये नहीं मानी गई तो आंदोलन क्रमिक अनशन में बदलेगा और 5 कलाकार आत्मदाह जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर है। उन्होंने कहा सिर्फ ये आंदोलन नहीं बल्कि सांस्कृतिक विविधता की लड़ाई है जिसे वे अंत तक लड़ेंगे। प्रस्तुत करते हैं, हमसे पहचान है उत्तराखंड की, लेकिन आज हमको मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा है। तो क्योंकि इनकी दमनकारी नीतियों की वजह से जो गलत नियम इन्होंने बनाए हैं के बरखिलाफ हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमको विश्वास में लिए बिना अपने आप ही नियम बनाए जा रहे हैं और संस्कृति विभाग कलाकारों को बांटना चाहता है। और जब हम संस्कृति का आदान करने पूरे भारत में जाते हैं, हमको जो है जिले में रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये है कि जो संस्कृति विभाग की कुछ नीतियां हैं उससे जो लोक कलाकार हैं वो असंतुष्ट हैं और जो हमारा पेमेंट है वो भी समय पे नहीं हो पाता है, जिसके चलते सालों तक हमारी पेमेंट्स अटकी रहती हैं। अभी प्रशासन ने एक नया रूल ये निकाला है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं देहरादून से रजिस्टर्ड कलाकार हूँ तो मैं केवल देहरादून में ही परफॉर्म कर सकती हूँ, मैं जाके चमोली या पिथौरागढ़ ही नहीं कर सकती। तो इससे जो है कहीं ना कहीं जो कलाकार हैं उनको एक घेरे में बांध दिया गया। रुक करेंगे अगली खबर का। टिहरी जिला मुख्यालय के सभागार में सोमवार को आयोजित जनता दरबार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने लोगों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर निस्तारण भी किया। पुनर्वास, समाज कल्याण और जल संस्थान से जुड़ी शिकायतों पर एडीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी मानसून और लगातार हो रही बारिश को देखते हुए अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। साथ ही एडीएम ने बताया कि जरूरतमंद क्षेत्रों में जेसीबी तैनात की गई है और राशन किट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन को लेकर भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सुनवाई की इसमें कि विभिन्न विभाग के जो मामले आए थे, जैसे पीडब्ल्यूडी के थे, जल संस्थान के थे, कुछ पुनर्वास के प्रखंड थे, तो उसको डायरेक्शन दिए गए डिपार्टमेंट को और तत्काल आज ही जो कंप्लेंट रिजॉल्व हो सकती है उनको आज ही रिजॉल्व करने के लिए, और अगर किसी कंप्लेंट के लिए धनराशि की आवश्यकता है तो उसका प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त आगामी मानसून सीजन है जो कि लगातार बारिश हमारे जनपद में हो रही है, उसके लिए सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दिए गए हैं ताकि जो हमारी नालियाँ हैं, कल्वर्ट्स हैं, जेसीबी की तैनाती है, राशन की सप्लाई है, बिजली पानी की आदि की व्यवस्था जो हमें इमरजेंसी में करनी पड़ सकती है, साथ ही राशन की जो किट्स हैं उनकी तैयारी संपूर्ण कर ली जाए और अगर कोई कमी पाई जाएगी तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में डायरेक्शंस क्लियर बता दिए गए हैं। और भी अन्य डिपार्टमेंट्स के कुछ इश्यूज थे उनके बारे में डिस्कशन हुआ है। और इसके साथ ही जो हमारा ये पर्यटन सीजन भी है, चारधाम यात्रा भी चल रही है, उसको लेकर ट्रैफिक मैनेजमेंट आदि पर पुलिस विभाग के साथ भी वार्ता की गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर में स्लॉटर हाउस को लेकर पिछले 3 दिनों से चल रहे विवाद में आखिरकार सोमवार को ये विवाद शांत हो गया। नगरपालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम द्वारा कुछ सभासदों पर लगाए गए आरोपों और सभासद शिव अग्रवाल पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हिंदुवादी संगठनों ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की और आंदोलन की चेतावनी दी। आपको बता दें सोमवार को नगरपालिका अध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि यदि उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वे क्षमा प्रार्थी हैं। साथ ही उन्होंने अन्य सभासदों पर लगाए गए आरोपों के लिए भी खेद जताया और आश्वासन दिया है कि भविष्य में सभी विकास से कार्य पारदर्शिता और सभासदों की सहमति से किए जाएंगे। सभासद शिव अग्रवाल ने अध्यक्ष की माफी स्वीकार करते हुए सभी संगठनों का आभार जताया और कहा कि अब सभी मिलकर रामनगर के विकास को नई दिशा देंगे। अध्यक्ष जी ने जो शब्द बोले आज उसकी माफी मांग के मेरे जो
को इल्जाम लगे उसे मैं निराधार आपके सामने पेश भी कर दूंगा। लेकिन मेरे संग जो मैं 18 साल, क्योंकि राजीव भाई हमारे जो आपके साथ इस समय पत्रकार की भूमिका में मेरे साथ लगभग 18-19 साल से रामलीला में मंचन भी देख रहे हैं, मंचन कर भी रहे हैं, उन्हें पता है कि मेरा स्वभाव किस तरीके का है। अगर मैं हनुमान बनता हूं तो मैं हनुमान की सारी भूमिकाएं जो उनके अंदर जो उनके लक्षण हैं वो लक्षणों को अपनाता हूं, तब जाके मैं हनुमान बनता हूं। तो इसलिए तो बहुत मन आहत हुआ था, इस बात का मन आहत हुआ था। और मेरे जितने भी हिंदू संगठन भाई जितने भी मेरे साथ थे उन सबका पहले धन्यवाद, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया उसमें। मेरे 20 मेंबर्स भाई लोग, चेयरमैन साहब खुद स्वयं, ये इन्होंने गलती स्वीकारी। ये बहुत बड़ी बात होती है जब एक पिता बेटे को गलत बोल दे और बाद में खुद ही कहे ये वाली बात कि बेटे मुझसे गलती हो गई, तो उससे बड़ी बात कोई नहीं होती है। प्रेस वार्ता में अगर किसी की धार्मिक हो या किसी का दिल दुखा हो या कोई मेंबर चाहे शिबी हो या शमीम हो या अजमल हो या कोई भी हो, तो मैंने उन सबसे माफी मांगी। लेटर का मसला था तो उसमें हमने सभी हम एक साथ ही हैं, ना आगे कोई झगड़ा है रगड़ा है। अब तो सब हम मिलकर शहर की फलाह बहबूदी के लिए, शहर के विकास के लिए हमें कार्य करना है। हम सब एक हैं, हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं, हमने सबसे माफी मांगी। रुक करेंगे अगली खबर का। बागेश्वर जिले के गरुड़ नगर पंचायत क्षेत्र में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण मामले में नैनीताल उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा की अवैध दुकानों को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने जिला विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन को अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है। साथ ही इस मामले में एक्टिविस्ट गोपाल बनवासी ने पहले एसडीएम गरुड़ को शिकायत दी थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बनवासी का कहना है चुनावी शपथ पत्र में भावना वर्मा ने झूठी जानकारी दी। उधर कोर्ट के इस आदेश के बाद बागेश्वर जिला मुख्यालय और पर्यटन नगरी कौसानी के होटल व रिसोर्ट संचालकों में हड़कंप मच गया है। अब प्रशासन द्वारा अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की उम्मीद तेज हो गई है। में नगर पंचायत अध्यक्ष जो भावना वर्मा के खिलाफ मैंने पहले भी एप्लीकेशन दी थी विभाग को कि इनके द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया था और एफिडेविट में भी इनके द्वारा अवैध अतिक्रमण की बात छुपाई गई थी। तो उसमें फिर इन्हें कोई कार्रवाई तो मैंने जनहित याचिका दायर कर दी थी माननीय उच्च न्यायालय में। आज माननीय उच्च न्यायालय ने कार्रवाई करते हुए जो अवैध अतिक्रमण है उसको ध्वस्त करने के ऑर्डर दे दिए हैं और जिलाधिकारी को 4 सप्ताह के भीतर जो इंक्रोचमेंट रिमूव करने के बाद रिपोर्ट दाखिल करने के लिए बोला है। और गरीब आदमी यदि अवैध अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ पूरे झंडे डंडे लेके बुलडोजर लेके पूरा प्रशासनिक टीम चले जाती है। परंतु इतने बड़े पद पर बैठे लोग जब अवैध अतिक्रमण करते हैं तो प्रशासन उनके सामने बौना साबित होता है कार्रवाई करने के लिए। जैसे मैंने भावना वर्मा बोला था, वर्तमान निर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष गरुड़, जिला विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण के आदेश पूर्व में ही दे दिए हैं। उस व्यक्ति ने आज तक कोई स्टे ऑर्डर या कहीं पे कोई अपोज नहीं किया है लीगल तरीके से, लेकिन उसके बाद भी आज तक उसको नहीं किया गया है। तो इसको हम सीधी कहेंगे कि प्रशासनिक लापरवाही। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल हाईकोर्ट ने दून वैली में बिना स्लॉटर हाउस के खुले बाजारों में भी जा रही मछली और मुर्गे की कटाई को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट की खंडपीठ ने पूछा है कि 2016-17 में दिए गए स्लॉटर हाउस से जुड़े निर्देशों को कितना अनुपालन हुआ है। सरकार को 4 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। यह याचिका देहरादून निवासी मोनिका मोसेस द्वारा दायर की गई, जिसमें कहा गया कि नगर निगम देहरादून द्वारा मीट विक्रेताओं पर नियमों का पालन नहीं कराया जा रहा है। बड़े जानवर तो स्लॉटर हाउस में काटे जा रहे हैं, लेकिन मछली और मुर्गी बिना चिकित्सीय परीक्षण की दुकानों में ही काटी जा रही हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नगर निगम की नियमावली के खिलाफ है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि फूड इंस्पेक्टर द्वारा भी नियमित जांच नहीं की जा रही है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 सप्ताह बाद की तिथि तय की है। हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल हुई है, जिसमें हाईकोर्ट ने काफ़ी सारे डायरेक्शन इशू किए हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें काफ़ी सारे डायरेक्शन इशू किए हैं कि जो स्लॉटरिंग होगी एनिमल्स की वो एक पर्टिकुलर एक लीगल स्लॉटर हाउस में होगा। और बाकी हमारी जो पीआईएल थी, हमारी पीआईएल ये थी कि जो एनिमल्स है, एनिमल्स में मुर्गे और मछलियाँ भी आती हैं जो किसी स्लॉटर में जिनका स्लॉटर हाउस में नहीं हो रहा है। तो हम इसी को लेकर आए थे। पर्टिकुलरली हमारा जो पीआईएल है वो दून वैली को लेकर है। दून वैली में जो ये एनिमल स्लॉटरिंग है और जो मांस जो बिक्रा होता है वो रेड जोन में आता है, तो वो बिना परमिशन के वहाँ पे स्लॉटरिंग नहीं हो सकती है। और दूसरा हमारा जो पर्टिकुलर था वो था ट्रांसपोर्टेशन को लेके।